جو कुछ मुझ पर गुजरा वो बयान करना भी बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बाप अपनी ही बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता है, लेकिन बुराई इस कदर अरूज पा चुकी है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। कहीं अपने घर में ही किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं है, तो कहीं मदरसों में इस्तेहसाल किया जाता है, कहीं स्कूल के टीचर्स बर्बाद करते हैं, तो कहीं शौहर भी इस अमल से बाज नहीं आता। मैं इन दो रिश्तों के हाथों बर्बाद हुई। जिन दो रिश्तों पर मुझे सबसे ज्यादा नाज था, जिन पर मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया था। एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा काबिल भरोसा शख्स उसका बाप होता है, और फिर इसके बाद इसका शौहर। लेकिन इन दोनों ने ही बारी बारी वाला खेल खेला और मेरे साथ। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं रोती पीटती अपने बाप के दरवाजे पर वापस पहुंच गई थी। जिस शख्स से मैंने बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, जिसके साथ रुखसत होने के लिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ी हुई थी, उस शख्स ने शादी की रात जो जुल्म मुझ पर ढाया था, मेरी कमर टूट कर रह गई थी। कुछ ही देर बाद मेरे बाप ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बाप से माफी मांगने लगी। अब्बा मुझे अंदर लेकर आए और कहने लगे, बेटी जो कुछ भी हुआ शायद इसी में खुदा की मर्जी होगी। अब्बा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो इन्हें बताया भी नहीं था कि मैं दुल्हन बनी रोती पीटती वापस क्यों लौटी हूँ। मैं हैरत से अब्बा को देखने लगी तो एकदम ही अब्बा के चेहरे के तासुरात बदले थे। और फिर अब्बा कहने लगे, मुझे तुम्हारे ससुराल से फोन आया था कि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो खुद उन लोगों ने मुझे बता दिया। अब्बा की बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी और अब्बा से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपनी पसंद से शादी को तरजीह दी, और देखे मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और इस बात का एहसास भी हो रहा था कि अपनी मर्जी करने का मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मेरी अम्मा भी चली आई थी। उन्होंने भी मुझे सीने से लगाया और समझाने लगी कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया और कहने लगी कि तुम आराम करो, सुबह इस मामले पर बात करेंगे। अम्मा के जाने के बाद मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिससे मैंने दीवानों की तरह मोहब्बत की थी। मैंने आंखें बंद की तो कुछ देर पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने रहने लगा। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, मेरे इर्द गिर्द हर तरफ फूल ही फूल थे। मैं अपने शौहर मोहसन का इंतजार कर रही थी, और फिर जब वो कमरे में आया तो मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। इसी लम्हे का तो मैंने कितने महीनों से बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि मैं और मोहसन एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब मोहसन ने रिश्ता भेजा था तो अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है और मेरी इससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जैसे तैसे अब्बा को राजी किया, और फिर जब शादी की रात वो मेरे पास आया तो मेरे करीब बैठकर उसने बगौर मेरा जायजा लिया। फिर कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने जज्बात हैं। इस रात को लेकर मैंने कितने अरमान सजाए थे, लेकिन आज की रात मैं मजबूर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकता। मोहसिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहा है। वो कहने लगा, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। इसकी इस बात पर तो मैं पूरी तरह से उछल पड़ी थी। मैंने मोहसिन से कहा कि क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और फिर मोहसिन ने मुझे 3 वो लफ्ज़ सुनाए थे जिनको सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली आई थी, लेकिन ये बात किस तरह मेरे ज़हन से निकलती कि मैंने एक ऐसे शख्स के हाथों धोखा खाया था जो मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन वहीं पर बात भी मुझे परेशान कर रही थी कि अगर मोहसिन को मुझे तलाक ही देनी थी तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी, क्यों मुझे अपना बनाया था, और इस तरह अचानक तलाक देने के पीछे वजह क्या थी, जबकि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई, और फिर सुबह के वक्त मुलाजमा ने आकर बताया कि मोहसिन साहब आए हैं। मैं एकदम ही उठ बैठी। नफरत और गुस्से से भरे जज्बात लेकर मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची, ताकि मोहसिन का गिरबान पकड़कर इससे सवाल जवाब कर सकूं कि उसने मुझ पर यह सितम क्यों उठाया। रात को वो तलाक देते ही कमरे से निकल गया था, मगर अब जब वो खुद चलकर यहाँ आया था तो उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना था। मगर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने मुलाजमा की तरफ नजर डाली तो वो कहने लगी कि बड़े साहब मोहसिन साहब के साथ अंदर बंद हैं। मुझे यकीन था कि मेरे अब्बा इससे मेरी बर्बादी का बदला जरूर लेंगे। मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी ये बर्बादी उनकी बर्दाश्त से यकीनन बाहर थी। मैं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई ताकि अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सकूं, लेकिन काफ़ी देर तक मुझे कुछ सुनाई ना दिया। और फिर जब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र अब्बा के चेहरे पर पड़ी, और मुझे देखकर अब्बा धीरे से मुस्कुराए और मुझे अंदर बुला लिया। मैं बहुत गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं मोहसिन का गिरबान पकड़ती, अब्बा ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटी तसल्ली से सारी बात सुन लो, इसके बाद ही कोई फैसला करना। अब्बा का इतना नर्म और ठंडा मिजाज देखकर मैं चौंक उठी थी। अब्बा को तो इस वक्त गुस्से की इंतहा पर होना चाहिए था और मोहसिन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन अब्बा बड़े तहम्मुल और बड़े सुकून से बैठे नजर आ रहे थे।
फिर अचानक ही अब्बा ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अब्बा कहने लगे कि मोहसिन अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दी, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता है। अब्बा की बात पर मेरा मिजाज बिगड़ गया। मैंने अब्बा से सख्त लहजे में कहा कि मोहसिन ने अपने पूरे होश हवास में मुझे तलाक दी थी, वो भी बगैर किसी वजह के। आप कैसे कह सकते हैं कि मोहसिन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया? और मान भी लें कि अगर मोहसिन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया तो भी वो मुझे तलाक दे चुका है। अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने एक नज़र मोहसिन पर डाली और रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते को तुमने खेल बना दिया। मेरी बात सुनकर मोहसिन मेरे कदमों में आकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो अंजुम, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। रात में अपने होश में नहीं था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दी, वरना तुम जानती हो कि मैं भी तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शायद किसी को हमारे रिश्ते से हसद हो गया था और इसी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है, लेकिन अभी ये कोई बात भी नहीं जानता सिवाय मेरे घर वालों के। इसीलिए मैं तुम्हें इज्जत से वापस लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे घर की बात घर में ही रह जाएगी और हमारा रिश्ता भी बर्बाद होने से बच जाएगा। मोहसिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने अब्बा की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि मोहसिन ने मुझे बताया है कि कैसे वो खुद पर से काबू खो बैठा था। मुझे मोहसिन की बात पर यकीन है, इसने जानबूझकर तुम पर यह जुल्म नहीं ढाया है। इसलिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते को दोबारा से खामोशी से कायम किया जाए, ताकि बदनामी से भी बच सकें और तुमसे हसद करने वाले और भी खाक हो जाएं। अब्बा और मोहसिन की बातों ने मुझे इस कदर कंफ्यूज कर दिया था कि मैं कभी मोहसिन को दिखती और कभी अब्बा को। अब्बा कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है, बस तुम मोहसिन की मोहब्बत पर यकीन रखो। अब्बा की बातों ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया था, क्योंकि पहले अब्बा इस शादी के लिए राजी नहीं थे। बार बार वो मुझे समझाते थे कि मोहसिन मेरे लिए ठीक नहीं है, और अब अब्बा खुद कह रहे थे कि मोहसिन ने मेरे साथ जानबूझकर ये ज्यादती नहीं की, बल्कि वो तो मुझे दोबारा इसके साथ भेजना चाहते थे। मैंने अब्बा से कहा कि अगर ये सब कुछ किसी के हसद या जादू का नतीजा है, तब भी मेरा मोहसिन के साथ वापस जाना मुमकिन नहीं है। आप कैसे मुझे वापस मोहसिन के साथ भेज सकते हैं? और फिर अब्बा ने मुझे एक ऐसा रास्ता बताया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, अब्बा, हलाला कोई मजाक नहीं है। मैं कैसे किसी और शख्स से निकाह कर सकती हूँ? अगर उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? अब्बा कहने लगे, उसका एक आसान सा हल है कि तुम्हारा हलाला किसी बाहर के इंसान से ना हो, बल्कि घर में ही हो जाए। अब की बार तो मैं और भी हैरान रह गई कि अब्बा कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसके साथ मेरा निकाह हो सकता। और फिर जो कुछ मोहसिन ने कहा, वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो कहने लगा कि बस वक्ती तौर पर हलाला ही तो करना है, तो फिर क्यों ना तुम्हारे अब्बा के साथ ही तुम्हारा हलाला करवा दिया जाए। मुझे लगा कि मोहसिन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। पहले उसने मुझे तलाक दी और अब वो इस कदर फजूल बात कर रहा था। मैंने अब्बा की तरफ देखा, जिन्हें इस बात पर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब्बा इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। कहने लगे, मोहसिन ठीक कह रहा है, बस निकाह करके तलाक ही तो देनी है, फिर तुम वापस मोहसिन के निकाह में चली जाना। कुछ देर तो मैं पसोपुश से काम ले रही थी, लेकिन जब मोहसिन ने रो धोकर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और अब्बा ने भी मुझे समझाया कि मेरे लिए इस शादी को कायम रखना कितना ज़रूरी है, तो मैं मान गई। मेरे अब्बा ने 2 लोगों की मौजूदगी में ही मुझसे निकाह किया और फिर खुद ही कुछ देर में मुझे तलाक दे दी और मेरा और मोहसिन का निकाह पढ़ाकर मुझे मोहसिन के साथ भेज दिया। मेरा मोहसिन से दोबारा रिश्ता तो जुड़ गया था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि दिल नहीं जुड़ सका था। जो कुछ वो कर चुका था, उसके बाद दोबारा इसके लिए दिल में मोहब्बत जैसे जज्बात पैदा होना नामुमकिन हो चुका था। मोहसिन मुझे मोहसिन मुझे इज्जत के साथ दोबारा अपने घर लाया था और फिर उसने मुझसे ताल्लुक कायम कर लिया था, लेकिन इस सब में कहीं न कहीं मैंने खुद को खो दिया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मोहसिन हर तरह से मेरा ख्याल रख रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ दिखावा हो। ये डर मेरे दिल में बैठ गया था कि वो दोबारा भी मेरे साथ वही सब कुछ कर सकता है जो पहले कर चुका है। कुछ ही दिन हमारी शादी को गुजरे थे कि मैंने एक अजीब सी तब्दीली देखी। मोहसिन, जो एक मिडिल क्लास घर से था, इसके पास काफ़ी पैसा आ गया था। उसने नई गाड़ी खरीद ली थी और पिछले कुछ दिनों से वो नया घर लेने की बातें कर रहा था। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन वो दफ्तर से लौटा तो कहने लगा कि मैंने ज़मीन पसंद कर ली है, अब बस इसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा, परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर पैसे जोड़ते हैं, चंद ही दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब आसानी से भी ये काम हो सकता है। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर इसी रात मोहसिन ने अचानक ही मुझे एक दफ़ा फिर तलाक थमा दी। मैं कमरे में सोने के लिए बिस्तर सेट कर रही थी जब वो अपनी माँ के कमरे से मेरे पास आया और आते ही कहने लगा कि अंजम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई और उसे देखती रह गई। कुछ ही देर पहले तक इसका मिजाज बिल्कुल ठीक था, अब फिर अचानक उसे क्या हुआ था? मुझे लगा कि मेरी सास ने शायद कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने अपना सामान उठाया और एक दफ़ा फिर रोती पीटती वापस अपने मैके चली गई। इस बार भी मेरे बाप ने दरवाज़ा खोला था और मुझे सीने से लगा लिया था और मुझे सब्र करने का कह रहे थे। सारी रात मेरे रोते हुए गुजरी और सुबह एक दफ़ा फिर मोहसिन हमारे घर चला आया।
अब्बा इसके साथ ड्राइंग रूम में बंद हो गए। इन दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक कुछ चलता रहा। फिर अब्बा ने मुझे बुलाया और एक दफ़ा फिर मोहसिन ने मुझसे माफ़ी मांगी। वो कहने लगा कि मैं बहुत गुस्से में था, परेशान था, मुझे ज़मीन के लिए पैसे चाहिए थे। बस मैं इन्हीं मसलों में उलझा हुआ था कि तुम पर अपनी परेशानी की वजह से ये जुल्म कर बैठा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। न जाने मुझ पर ऐसी कौन सी चीज़ हावी हो जाती है कि मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकल जाते हैं जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहसिन मेरे कदमों में आकर बैठा तो मैंने इसे धक्का देकर पीछे हटाया और कहा, अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन अब्बा ने फिर मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगे कि औरत को घर बसाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत को कोई बर्दाश्त नहीं करता। सब तुम्हारे ही किरदार पर कीचड़ उछालेंगे, सब तुम्हें बुरा भला कहेंगे। सारी जिंदगी बाप की दहलीज पर बैठने से अच्छा है कि अपने शौहर के साथ समझौता कर लो। वैसे भी मोहसिन तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने गुस्से में अब्बा को देखा और कहा कि आप ही तो कहते थे कि मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है। अब जब मुझे इस बात पर यकीन आ गया है तो आप क्यों मुझे इसके साथ जाने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि वो मुझे फिर तलाक दे चुका है। अब्बा कहने लगे कि जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी, मगर अब मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें इस घर में मजीद नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया के तंज और तानों का शिकार हो। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं तुम्हें मोहसिन के साथ वापस जाने का कहूँगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। तुम अपनी माँ के साथ इस घर में तन्हा रहना, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ज़माने का सामना कर सकूं, ये रुसवाई, ये ज़िल्लत बर्दाश्त कर सकूं कि मेरी इकलौती बेटी को तलाक हो गई है। अब्बा ने बिल्कुल अजीब सी बात कह दी थी। वो अपने और अम्मा के रिश्ते को दरमियान में ले आए थे और मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। अब्बा ने मुझे इस कदर मजबूर किया कि एक दफ़ा फिर मैं मोहसिन से रिश्ता जोड़कर इसके घर पहुंच गई थी। लेकिन उसके लिए मुझे अपने बाप के साथ हलाला करना पड़ा था, और वो ये बात थी जिसने मुझे शर्म से ज़मीन में गिरने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता था कि मैं कभी खुद को आईने में देख नहीं सकूंगी, अपनी माँ से नज़र नहीं मिला सकूंगी। मैं कैसे अपनी ही माँ के शौहर के साथ हलाला कर सकती थी। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि इन सब बातों पर मेरी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं था। वो भी मेरे बाप का भरपूर साथ दे रही थी और मुझे ही समझा रही थी कि मेरे लिए ये रिश्ता संभालना कितना ज़रूरी है, जबकि मुझे लगता था कि अगर मैं मोहसिन से अलग हो जाऊं तो भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की थी, खूबसूरत थी, मुझे तो कोई भी शख्स मिल सकता था। फिर मेरे बाप को मोहसिन में ऐसी कौन सी खूबी नज़र आ गई थी कि वो ज़बरदस्ती मुझे ये रिश्ता निभाने पर मजबूर कर रहे थे। मैं अपने आप में इस कदर उलझ गई थी कि इर्द गिर्द का होश भी नहीं रहा था। मैं एक बार फिर मोहसिन के साथ अपने मुर्दा रिश्ते को जीने की कोशिश कर रही थी, और मोहसिन की तो खुशी ही अलग थी क्योंकि वो ज़मीन खरीद चुका था और अब इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोहसिन के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर वो इस पैसे के लिए इतना ही परेशान था कि उसने दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी, तो फिर मेरे वापस आते ही इसके पास कितना पैसा कैसे आ गया था। मोहसिन के बदलते हुए हालात मेरे सामने थे, लेकिन ऐसा कोई जरिया मेरे सामने नहीं था। आज उसकी वजह से इसके हालात बदल रहे थे। यही बात मुझे परेशान कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरा शौहर कोई गैर कानूनी या नाजायज़ काम कर रहा है, क्योंकि हलाल कमाई से कोई इंसान इतनी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ता जितनी जल्दी मेरे शौहर ने अरूज हासिल करना शुरू कर दिया था। मैं ये सोचकर हर वक्त परेशान रहती। कभी कभी तो मुझे इस कदर रोना आता कि मैं सारा सारा दिन घर के किसी न किसी कोने में बैठकर आंसू बहाती। लेकिन मोहसिन को मेरी हालत पर रहम नहीं आया, ना उसे कोई परवाह थी। वो तो बस अपनी तरक्की को एंजॉय कर रहा था। सारा वक्त अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर बातें करता कि घर ऐसा बनाऊंगा, ये रखूंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, अम्मा को लेकर उम्रे पर जाऊंगा, वगैरह वगैरह। इसकी अपनी ज़िंदगी, अपने मंसूबे थे जिसमें शायद मेरा होना या ना होना बराबर था। एक दिन मैं घर के माहौल से बहुत ज़्यादा उकता गई और मैंने कुछ देर के लिए घर से निकलना मुनासिब समझा। मोहसिन अपनी नौकरी पर गया हुआ था। मैं खामोशी से घर से निकल गई और बेमकसद यहाँ वहाँ घूमने फिरने लगी। ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में दाखिल होते ही मुझे मेरी फूफो नजर आ गई, जिनसे मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। एक दो दफ़ा वो हमारे दरवाजे पर आई थी, लेकिन न जाने इनके और अब्बा के दरमियान क्या बात हुई थी कि अब्बा ने इन्हें दरवाजे से ही भगा दिया था। अब्बा का कहना था कि वो लोग हमसे हसद करते हैं, इसीलिए अब्बा उन्हें हमारे घर से दूर रखते हैं। अब्बा की बात याद आते ही फूफो को देखकर मैंने रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर फूफो ने ही मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगी, अंजम मेरी बेटी, मेरी बात तो सुनो, तुम कैसी हो। वो एकदम ही मेरे गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो मेरी खैर खैरियत पूछने लगी। मैं फुफ्फो से मिलकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। शायद मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई ऐसा शख्स जिससे मैं अपने दिल की परेशानी, अपनी हालत बयान कर सकूं। और ऐसे में फुफ्फो का मिलना और मेरे लिए जज्बाती होना मेरे दिल को खोल गया। मैंने फुफ्फो को ना चाहते हुए भी हर बात बता दी, शुरू से आखिर तक। सारी बात और सब कुछ सुनकर फुफ्फो का मुंह खुले का खुला ही रह गया। कहने लगी, मैं इस जालिम इंसान से तुम्हें बचाना चाहती थी, इसीलिए बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, लेकिन वो शख्स हमेशा मुझे भगा देता था। तुम्हारा बाप इस काबिल ही नहीं था कि तुम्हें इसके साथ छोड़ा जाता, लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती तुम्हें हमसे छीना और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। पुप्पो की बात सुनकर मैं ना समझी से उनकी तरफ देखने लगी तो वो कहने लगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप से तलाक ली थी और वो जोर जबरदस्ती से तुम्हें अपने साथ ले गई थी, क्योंकि इसका चक्कर तुम्हारे सौतेले बाप के साथ चल गया था। तुम्हारी माँ को तुमने कोई दिलचस्पी
तुम्हारी माँ को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें इसलिए अपने साथ ले गई थी ताकि वो सबके लिए तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे सगे बाप की जायदाद को हासिल कर सके। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि तुम्हें वापस ले लें ताकि तुम्हारी अच्छी तरबियत हो सके, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले ना किया। तुम्हारा सगा बाप सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए एड़ियाँ रगड़ता रहा और मरते वक़्त भी वो तुम्हारी मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया। जब वकील ने वसीयत के कागज़ात खोले तो पता चला कि वो जायदाद तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें मिलनी थी। ये फैसला तुम्हारे बाप ने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हारी जायदाद को हड़प ना कर लें। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी सगी माँ होकर भी वो तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। वो दोनों चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारा घर बसे, तुम अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारो। यकीनन उन्होंने तुम्हारे शौहर को भी कोई न कोई लालच दी होगी, जब भी वो तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। फूफो की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा ज़ुल्म कर सकती है, और जिसे मैं अपना बाप समझती आई थी, वो मेरा बाप ही नहीं था। फूफो की बातों पर कभी भी मुझे यकीन ना होता, तो कभी मैं बेयकीनी का शिकार हो जाती। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या ना करूँ। फूफो कहने लगी कि तुम खुद सच्चाई मालूम करने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने फूफो से रुखसत ली और सीधी अपनी अम्मा के पास पहुँच गई। शायद किस्मत को मुझ पर रहम आ गया था, क्योंकि जब मैं अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो वो मेरे सौतेले बाप से बात कर रही थी और कह रही थी कि कब तक ये तलाक और हलाला का चक्कर चलाओगे, कुछ ही दिनों की बात है। अब की बार तुम्हारी बेटी तलाक लेकर लौटेगी तो मुलाजमों के सामने मैं ये बात रखूंगा कि वो ज़हनी मरीज़ा है, इसीलिए बार बार इसका शौहर इसे तलाक देता है और फिर वो खुद ही जिद करके अपने शौहर के साथ लौट जाती है। मुलाजमों को इतना तो सच पता है जितना हमने उन्हें बताया है। जब यही बात वकील के सामने जाएगी तो इसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि हम इसे ज़हनी मरीज़ा साबित कर देंगे। इसका बेवकूफ़ शौहर तो कुछ लाखों में ही इसे तलाक दे देता है, इसीलिए इसे ठिकाने लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अब की बार वो लौटेगी तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि इसे नफसियाती मरीज साबित कर देंगे, बल्कि शायद साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। और वो इस तलाक और हलाले के चक्कर से पहले ही ज़हनी मरीज़ा हो चुकी है। इसके बाद तुम इसे कमरे में बंद कर देना और फिर कानून के मुताबिक इसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम्हारे शौहर ने ये शर्त ना रखी होती कि शादी के 1 साल बाद जायदाद उसे मिलेगी, तो मैं पहली बार में ही आसानी से सब कुछ हासिल कर लेता। लेकिन तुम्हारे शौहर ने मरते-मरते भी हमें इस मुश्किल में फँसा दिया है। अपने बाप की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी बात सच थी। वाक़ई ही अगर मुझे फिर तलाक होती तो मैं नफसियाती मरीज़ा बन जाती। मैं खामोशी से वापस घर से बाहर निकल गई थी। मेरी आँखों में आँसू थे। मैं पढ़ी-लिखी और समझदार थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने माँ-बाप को समझ ना सकी थी। या शायद ये एक ऐसा अंधा एतबार था कि मैं सब कुछ देखकर भी कुछ ना देख सकी थी। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन की राह ली और अपने शौहर और अपने माँ-बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी फूफो ने मेरा साथ दिया और फिर सब लोग गिरफ्तार हो गए। मेरी जायदाद मुझे मिल गई। मोहसिन ने मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिशें की। वो कहने लगा कि मेरे बाप ने इसे लालच दी थी कि जब जब वो मुझे तलाक देगा, तब तब मेरे बाप इसे 25 लाख रुपए देंगे, इसीलिए वो इनकी बातों में आ गया था। लेकिन अब मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने 25 लाख के बदले मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। मैंने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और अपने बाप की जायदाद से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। इस हादसे ने रिश्तों पर से मेरा एतबार ख़त्म कर दिया था। मैं अब दोबारा शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी तन्हा रहना चाहती हूँ। आप लोग बताएं, क्या मेरा फैसला ठीक है?